So बच्चों गुड मॉर्निंग अगेन। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। रे ऑप्टिक्स शुरू कर रहे हैं हम लोग। आज हमारा मकसद होगा रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस खत्म करेंगे जो लास्ट क्लास में थे, और उसके बाद रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस पे हम लोग बात करेंगे आज। ठीक है, तो आज डेरिवेशंस, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस भी आएंगे हमारे पास, उस पर ध्यान देना है थोड़ा सा। टुडेज डेट इज 10th of Jan। पहले एक बार जल्दी से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं जो लास्ट क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। वो पढ़ रहे थे हम लोग रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस। ठीक है, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस हम लोग पढ़ रहे थे। तो रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि मान लीजिए एक मेरा ऑब्जेक्ट है, वो डेंसर मीडियम है, और एक केस हमने लिया था कि ऑब्जेक्ट मेरा रेयरर मीडियम है। तो हमने क्या देखा था कि मान, और ऑब्जर्वर ऑब्वियसली क्या होगा, ऑब्जर्वर जो होगा वो क्या होगा, बाहर है। इस केस में मेरा ऑब्जर्वर क्या है, पानी के या लिक्विड के अंदर है। ठीक है, दोनों केस हमने देखा था कि हमको क्या अपीयर होगा। तो हमने देखा था कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा सा रेज्ड अप दिखता है, और हमारा इमेज कहाँ बनता है, कुछ यहाँ बनता है। लेकिन दूसरे केस हमने देखा था कि जो हमारा इमेज है वो थोड़ा सा दूर जाके बनता है, इमेज कुछ यहाँ बनता है। तो हमने देखा कि ये तो हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो डेप्थ है वो एक्चुअल है h, लेकिन अगर इसका हमने माना था तो ये क्या था, मेरा एपरेंट डेप्थ था। एपरेंट डेप्थ, तो हमने बोला कि ये जो एपरेंट डेप्थ है, एपरेंट डेप्थ इक्वल्स टू था एक्चुअल डेप्थ डिवाइडेड बाय म्यू डी आर। ठीक, इसके बाद हमने देखा, इसके बाद ये हमारा ऊपर वाला मीडियम म्यू रेयरर है और नीचे वाला मीडियम म्यू हमारा डेंसर है। अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें, दूसरे पार्ट में बात किया था कि इसका ये हमारा एक्चुअल हाइट है, और इमेज का हाइट क्या है, एपरेंट, जो अपीयर हो रहा है हमको। ऑब्वियसली दिख रहा है अपीयर वाला बनने वाला हाइट ज्यादा है। तो इसका फॉर्मूला हमने देखा था कि जो एपरेंट डेप्थ था, एपरेंट डेप्थ था वो क्या था, h इंटू म्यू डी आर था। क्लियर? दोनों केस में अगर हम गौर से देखें तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ शिफ्टिंग हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज होता है वो यही शिफ्ट होता है। अगर मेरे से कोई पूछे कि शिफ्ट कितना हुआ है, तो मैं शिफ्ट इक्वल्स टू लिखूंगा h माइनस h एपरेंट, h एपरेंट। तो ये कितना हो जाएगा, h कॉमन ले लें अगर, ये आ जा रहा है 1 माइनस 1 बाई म्यू डी आर। अगर इस केस में अगर हम लोग देखें, दूसरे वाले केस में देखें, शिफ्ट देखें, तो यहाँ पे h शिफ्ट शिफ्ट अगर देखें तो यहाँ पे h इंटू म्यू डी आर माइनस 1। तो बेसिकली जो हमें समझना पड़ेगा कि एक प्लेन सरफेस का काम क्या है, तो प्लेन सरफेस इमेज को शिफ्ट कराता है, यही उसका मेन मकसद होता है। ठीक है, दोनों में एप होगा, दोनों में एपरेंट होगा, दोनों में एपरेंट होगा, बिल्कुल। ठीक है, दोनों में हम एपरेंट पोजीशन देखते हैं। तो हमारी कोशिश थी, हमने लास्ट क्लास में जब बात किया था कि दोनों में अगर बॉडी डेंसर मीडियम है तो थोड़ा सा उठा हुआ दिखता है, हाइट कम हो जाता है। बॉडी अगर रेयरर मीडियम है तो बॉडी क्या होता है, वो थोड़ा सा हमें दूर दिखाई देता है। तो इसको हमने सोचा कि क्यों ना एक जनरल फॉर्मूला बनाया जाए। हमने सोचा इसको एक जनरल फॉर्मूला बनाने की, और ये जनरल फॉर्मूला कैसे बनेगा समझने की कोशिश करते हैं, और यही दिमाग में याद रखना है आपको। याद रखिएगा कि जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है, उस जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है उसको नाम दे दो म्यू आई 1, और जिस मीडियम में इमेज बनना है उसको नाम दे दो, जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट जाने वाला है बाद में उसको नाम दे दो म्यू 2। यानी ऑब्जेक्ट जिसमें है उसको नाम दे दो म्यू 1, और दूसरे मीडियम को नाम दे दो म्यू 2। क्लियर है? अब देखते हैं क्या होने वाला है। तो अगर म्यू 1 और म्यू 2 है तो इस हिसाब से अगर कोई पूछे आपसे कि बताओ एपरेंट पोजीशन कितना होगा, तो आप सीधा सीधा ये याद रखें कि आप लिखे h बाई म्यू 1 2। याद रखिए 1 बोले तो क्या है, 1 बोले तो जिसमें ऑब्जेक्ट है, और 2 जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, जिसमें लाइट जाने वाला है। तो अगर मैं इसमें याद रखूं तो यहां पे मेरे लिए जो म्यू 1 होता है वो होता है रिफ्रैक्टिव
refractive index of medium ऑफ इंसिडेंस, जिससे लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है, और म्यू2 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्शन। सीधा सा फंडा है, सीधा स्ट्रेट फॉर्मूला है कि म्यू1 है जिसमें लाइट इंसिडेंट हो रहा है, और म्यू2 है जिसमें लाइट रिफ्रैक्ट हो रहा है। डेंसर रेयर कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। और इसी से अपना शिफ्ट का जो फॉर्मूला आता है, शिफ्ट का जो फॉर्मूला आता है वो आता है h इंटू 1 माइनस 1 बाई μ1 2। बस इतना दो फॉर्मूला याद रखो, कोई क्वेश्चन भी बन जाएगा इस टॉपिक से। जल्दी नोट कर लें, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा इस पे। जल्दी नोट कर लें। लास्ट क्लास में हमने दो मीडियम, दो तरीके पढ़े थे, डेंसर से रेयर, रेयर से डेंसर। अब मैं आपको कह रहा हूं एक फॉर्मूला याद रखो, मैं दो मीडियम नाम दो, एक जिसमें ऑब्जेक्ट है उसको 1 नाम दो, जिसमें लाइट ऑब्जेक्ट से जा रहा है उसको 2 नाम दो। क्लियर है? और फॉर्मूला क्या है? H apparent इक्वल्स टू H पाई μ1 2। जल्दी सब लोग इसको नोट कर लें, क्योंकि हम इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे, बहुत आसान सवाल बनेगा इस पे। बस आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्ट किस मीडियम में रखा गया है। लिख लो तो बताओ, अगर लिख लो लेट मी नो। यशस्वी डन, बाकी लोग? अरीज हो गया, गुड। शिवम डन। साथ साथ लिखते चलो, बाद का वेट मत करो। गुड। लेट्स सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तभी पता चलेगा कि हम जो समझे हैं वो क्या हम लगा पा रहे हैं कि नहीं इन फॉर्मूले। ठीक है, लेट्स सी। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे दिख रहा है, एकदम आसान वन लाइनर है, सब लोग सॉल्व करें। एक दिक्कत है कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया गया है, मैं आपको दे देता हूं। गो अहेड। सवाल है एपरेंट डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो कि 1 क्या है और 2 क्या है। नहीं आनंद, तुम तो स्पीड निकालने लगे। निधि ने बोला है 66.7 सेंटीमीटर। ठीक है निधि। अनुष्का ठीक है, वैष्णवी ठीक है, गुड। आप यहां पे बस इतना ही देखना है आपको कि μ1 क्या है
और म्यू टू क्या है। अगर आपने 1 और 2 निकाल लिया, अगर आपको ये पता चल गया 200 में 3 से ठीक है। अगर आप ये पता चल गया कि 1 यानी ऑब्जेक्ट किस में रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वाटर में, तो इसका कितना हो जाएगा 1.5। दूसरा वाला क्या है, मीडियम जिसमें लाइट जा रहा है, वो क्या है 1। म्यू 1 2 हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब आपका सीधा सीधा एपरेंट डेप्थ का जो फॉर्मूला है, एपरेंट डेप्थ का जो फॉर्मूला लगा लो। h बाई कितना होगा, म्यू 1 2। ठीक, अब म्यू 1 2 कितना होगा, तो h अपना कितना है 100 सेंटीमीटर बाई 1.5, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ रहा है 200 बाई 3 सेंटीमीटर, which is equal to 66.67 सेंटीमीटर। Is this clear? क्या सबको क्लियर है? ये आगे बढ़े। चलो, अगर ये समझ में आ गया है तो अगला होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बनना चाहिए, सब लोग ट्राई करें। अगला क्वेश्चन नीचे दिख रहा है आपको, मैं अगेन यहां भी वाटर है तो यहां भी वाटर का मैं म्यू दे देता हूं, डेट इज 1.5। गो अहेड, सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। दिव्यांशु ने बोला, दिव्यांशु गड़बड़ हो गया। दिव्यांशु कहीं तो मिस्टेक हुआ है, चेक करो एक बार क्या मिस्टेक हुआ, कहीं तो माइनर मिस्टेक किए हो। नहीं, आकाश सबकी गलती हो रही है, आकाश, अनुष्का, राघवेंद्र सही है, निखिल गड़बड़ हुआ, आनंद गड़बड़ हुआ, सब एक ही गलती कर रहे हो। यही ध्यान देना है इस टॉपिक में, म्यू 1 और म्यू 2 क्या रखें। रिवांश गड़बड़ हो गया, शिवम गड़बड़ है। आप इस क्वेश्चन में देखो कि म्यू 1 क्या होगा और म्यू 2 क्या होगा, यही मामला फंसेगा। आदर्श, आदर्श गड़बड़ है, आनंद ठीक है, रिया गड़बड़ है, निधि ठीक ठीक है। मेरे पास आनंद, राघवेंद्र और निधि तीन का सही है। रविशंकर ठीक है, वैष्णवी ठीक है, दिव्यांशु ठीक है, सबके करेक्ट हो रहे हैं। सिद्धांत ठीक है, शिवम, सो यू आर ऑल गेटिंग टू करेक्ट आंसर। सबको समझ में आ गया गलती क्या है। निखिल, निखिल दूसरा वाला क्या दियो, गड़बड़ हो गया ये तो। क्वेश्चन को गौर से देखो। एन ऑब्जेक्ट लाइज 90 सेंटीमीटर अबव वाटर सरफेस। जो ऑब्जेक्ट है वो पानी में नहीं है, पानी के ऊपर है, यानी आपका जो म्यू 1 होगा वो इस बार 1 होगा। और आपका लाइट जा रहा है, ऑब्जर्वर आपका वाटर में है, याद रखिए आपका ऑब्जर्वर वाटर में है, तो ये आपका म्यू 2 हो जाएगा 1.5। जिसमें आपका ऑब्जेक्ट है वो 1, जिसमें ऑब्जर्वर है वो 2। तो इस हिसाब से अगर देखें तो एपरेंट हाइट की बात करें हम लोग, एपरेंट हाइट जिसका हमने बहुत जनरल फॉर्मूला बना रखा है, इट इज इक्वल टू h बाई म्यू 1 2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, h कितना है 90 है, डिवाइडेड बाई म्यू 1 कितना है 1 बाई म्यू 2 कितना है 1.5। अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 90 इंटू कितना हो जाएगा 1.5, विच इज इक्वल टू 135 सेंटीमीटर। प्रत्युष समझ में आया गलती कहां हुई, प्रत्युष त्रिपुरारी। आपको सिर्फ एक ही गलती हो सकती है इस टॉपिक में, वो क्या हो सकता है कि आप म्यू 1 किसको ले रहे हो और आप म्यू 2 किसको ले रहे हो। यही एक गलती का स्कोप है जो आप कर सकते हो, बाकी कोई गलती का स्कोप नहीं है इसमें। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्रत्युष क्लियर है, त्रिपुरारी क्लियर है, रेवांश ठीक था आपका भी, आदर्श। क्या एक लास्ट क्वेश्चन इस पे कर लें? लेट्स ट्राई टू डू वन लास्ट क्वेश्चन। लेट्स ट्राई टू डू दिस लास्ट क्वेश्चन। सब लोग करते हैं, ये हो गया मतलब कि बेसिक एपरेंट शिफ्ट का मतलब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा।
ट्राई करें सब लोग, सब लोग ट्राई करें। हमारे पास पहला क्या आंसर आया है, आनंद का 48 सेंटीमीटर। एक काम करते हैं ना, तुम लोग पूरा सॉल्व करने में पहला तो सॉल्व करो कम से कम। फर्स्ट मैं फर्स्ट केस में पूछ रहा है अपरेंट हाइट ऑफ बर्ड। मैं जब बर्ड को जब लूंगा तो बर्ड मेरा ऑब्जेक्ट होगा। अगर फर्स्ट केस में बर्ड मेरा ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्वियसली मेरा म्यू 1 जो होगा वो मेरा क्या होगा, म्यू 1 मेरा होगा 1 और म्यू 2 मेरा हो जाएगा 4/3। फर्स्ट की बात कर लेते हैं, मेरा फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट 1 में है और ऑब्जर्वर 4/3 में है। तो एपरेंट हाइट ऑफ बर्ड पूछ रहा है, तो एच एपरेंट इक्वल्स टू हो जाएगा, एच एपरेंट इक्वल्स हो जाएगा एच बाई म्यू 1 2। कितना हो जाएगा, एच कितना है मेरे पास 36 सेंटीमीटर बाई म्यू 1 2, 1 मतलब 1 बाई 4/3, यानी मिला के कितना हो जाएगा 36 इंटू डिवाइड बाई 3/4। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 36/3 इंटू 4। क्या पहले का आंसर 48 सेंटीमीटर आ रहा है सबका? बच्चों देखो, प्राची ठीक था, अनुष्का ठीक है, शिवम, वी हैव दिव्यांशु ठीक है, आनंद ठीक है, अरीज ठीक है, आर्यन ठीक है, सिद्धांत ठीक है, वेरी गुड, ओजस्वी फाइन। अभी फर्स्ट का ही देख रहा हूं मैं, फर्स्ट 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 144/3। शिवम ये तो आलस की लिमिट है, तुमने तो, तुम लगता है ठंड में लगता है तुम घर पे हो तो आलसी भी उतना ही हो गए हो। 144/3 लिख रहे हो तुम तो। दूसरा केस, दूसरा केस जल्दी से, दूसरा केस मैं सॉल्व कर लेता हूं। दूसरे केस में हम फिश को देख रहे हैं। जब हम फिश को देख रहे हैं तो मेरा जो म्यू 1 होगा, मेरा जो म्यू 1 होगा वो कितना होगा, मेरा म्यू 1 होगा आपका 4/3 इस केस में, और मेरा म्यू 2 बदल जाएगा, मेरा म्यू 2 हो जाएगा 1। एच एपरेंट इक्वल्स टू कितना हो जाता है, एच बाई म्यू 1 2, स्ट्रेट फॉर्मूला हमने याद रखा है। एच कितना है मेरे पास 36 सेंटीमीटर बाई म्यू 1 2 यानी 4/3, ये आ रहा है 36 इंटू 3/4 इक्वल टू 9, 27 सेंटीमीटर। होपफुली बहुत लोग का आंसर आया है, काफी लोग का आंसर आया है 27 सेंटीमीटर। दो हो गया। अंजन क्लियर है? अंजन आंसर आया? दिव्या नो रिस्पॉन्स, मीनू ऐसे में 26.8 कहां से आ गया, ये कैसे ला दिया? कोई डिवीजन होना नहीं है, आंसर बहुत क्लियर है, आप फिर से 1.33 ले लीजिएगा। अब आते हैं तीसरा पार्ट। तीसरा कह रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस विल द बर्ड अपीयर टू फिश। अब बर्ड कितने डिस्टेंस पे अपीयर होगा, तो पहले तो कि फिश देखेगा तो फिश का अपना 36 सेंटीमीटर रहेगा पहले तो, और प्लस बर्ड का एपरेंट हाइट कितना है 48,
ये कितना आ जा रहा है, 84 सेंटीमीटर आ जाएगा क्या। और चौथे केस में अगर देखें तो व्हाट डिस्टेंस फिश विल अपीयर टू बर्ड, तो बर्ड का ऊपर में डिस्टेंस पहले कितना होगा 36, और पानी के अंदर वो 36 के बजाय कितने सेंटीमीटर दूर दिख रहा है 27। कुल मिला के कितना हो जाएगा, इट्स 7, इट्स व्हाट 3 2 5 63। क्या सबको क्लियर है, क्या सबको रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस क्लियर है क्या, क्या 1 2 लेकर के हम क्वेश्चन बना लेंगे। ग्रेट, किसी को भी कोई दिक्कत है इस छोटे से तरीके में तो आप पूछ लो, ठीक है बच्चों। मैं अब थोड़ा सा यहाँ पे एक सवाल की तरफ आता हूं जो आप लोगों ने मेरे से पूछा था, ठीक है। मैं एक सवाल की तरफ आता हूं जो एक नोट में की नोट लिखवा देता हूं, जो लास्ट क्लास में आप लोगों ने पूछा था कि सर इसमें बॉडी मूव करेगा तो क्या होगा, इसमें अगर बॉडी मूव करेगा तो क्या होगा, स्पीड कैसे चेंज होगा, इसके बारे में आपने मेरे से सवाल पूछा था। तो मैं एक बार इसके तरफ भी आता हूँ। बच्चों याद रखिएगा कि मान लीजिए अगर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक मीडियम है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, और दूसरे केस में ऑब्जर्वर है दूसरे मीडियम में, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट वाले केस में डिस्टेंस होता है वो होता है यू, ठीक है। और इमेज का जो डिस्टेंस होता है वो होता है वी, वी बोले तो इमेज डिस्टेंस। तो याद रखिएगा, याद हमेशा रखिए कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का जो डिस्टेंस होता है, इमेज का जो डिस्टेंस होता है यानी v होता है वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बाई μ12 होता है, μ1 μ12। अगर मैं इसको और थोड़ा क्लियर लिखूं, अगर मैं थोड़ा क्लियर लिखूं तो अगर इस फॉर्मूले को एक और तरीके से हम समझने की कोशिश करें, एक और तरीके से समझने की कोशिश करें तो हम लिख सकते हैं कि जो इमेज का डिस्टेंस होता है, जो इमेज का डिस्टेंस होता है v इज इक्वल टू u बाई μ12। तो उसी हिसाब से अगर कभी पूछे तो आप लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाई μ12। कभी आपको स्पीड का रिलेशनशिप दे दे तो भी आप ये केस लगा सकते हो, आप इसको स्टार मार्क करके लिख लो। मैंने आपको इसमें वेलोसिटी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताया था कि एक बॉडी जब मूव करेगा तो उसका इमेज की स्पीड से मूव करेगा। यहां पे आप वो रिलेशन डिराइव कर सकते हो कि अगर इमेज का स्पीड अगर दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या होगा, या ऑब्जेक्ट का स्पीड दिया हुआ है तो इमेज का स्पीड क्या होगा प्लेन सरफेस में, ठीक है। इसको जल्दी से लिख लिया। तो बोला एपरेंट इक्वल्स टू एक्चुअल हाइट बाई μ12 होता है। तो एपरेंट क्या है, इमेज है, और एक्चुअल हाइट क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। तो आप इसको नोट में लिख लीजिए, आप यहाँ पे इस पार्ट को आप नोट में लिख लीजिए, काम आएगा ये आगे, ठीक है। और एक लास्ट सवाल, थोड़ा सा अच्छा सवाल करते हैं इस पे हम लोग। आदर्श ने हैंड रेज किया, आदर्श गो अहेड, बोलिए। सर सर जनरली सर जो कॉपी में लिखा हुआ है फॉर्मूला सर वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। हाँ तो वो म्यू टू डेंसर टू रेयरर है। तो डेंसर एयर को भूल जाओ पहले तो। अच्छा। पहली चीज आदर्श, मैंने साफ बोला कि आप 1 किसको लो जिसमें ऑब्जेक्ट है, 2 उसको लो जिसमें ऑब्जर्वर है, ठीक है। ओके सर। और 1 ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जर्वर, डेंसर एयर समझाने के लिए था, लेकिन अब जनरल फॉर्मूले के आते हैं तो सबके लिए ये वैल्यू, ठीक है। ओके सर। राघवेंद्र ने पूछा नॉर्मल डिफरेंशिएशन से डिराइव हो जाएगा। हाँ बिल्कुल राघवेंद्र, बिल्कुल सही कह रहा हो, ये डेरिवेशन, ये डिफरेंशिएशन कर दिया है इसको। पहले वाले इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया है, डिफरेंशिएट कर दिया है तो दूसरा वाला आ गया। इसीलिए मैं कह रहा था कि बस ये दिमाग में रहे, बस दिमाग में रहे, डिफरेंशिएट किया है बस। चलो वन लास्ट क्वेश्चन बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बच्चों वन लास्ट क्वेश्चन इसको कर लेते हैं, पढ़िए क्वेश्चन को ठीक से।
क्वेश्चन को देखें, इसमें कुछ लॉजिक है, इसमें जानबूझ के दिया हूं। कुछ क्वेश्चन में पढ़ो एक बार क्वेश्चन को, क्या होता है क्या। आरओसी मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। आरओसी है मतलब ऑब्वियसली, हाँ। सब लोग देखें इसको, गिव योर बेस्ट शॉट, अपना बेस्ट एफर्ट दो इसमें। बनेगा नहीं बनेगा वो बात की बात है। लॉजिक बहुत सिंपल है। आनंद ने कहा है 15 सेंटीमीटर। आनंद ने कहा है 15 सेंटीमीटर। 22.5 सेंटीमीटर वैष्णवी ने कहा। बस इतना सोचो कि इस मिरर का भी एक फोकल पॉइंट होगा, इस मिरर का भी एक फोकल पॉइंट होगा। 30 सेंटीमीटर से आप कंफ्यूज ना करें। मैं आपको एक हिंट देता हूं, मैं आपको एक हिंट देता हूं, दो हिंट देता हूं, ट्राई कर रहे हो इस क्वेश्चन को, जानबूझ के दिया है इसमें। पहला पहला हिंट देता हूं, फोकल एपरेंट पोजीशन ऑफ फोकल लेंथ कहां होगा। एपरेंट पोजीशन ऑफ फोकल लेंथ कहां होगा। सवाल बच्चों वाला है, छोटी सी चीज है जो हमने इतना एपरेंट पोजीशन पढ़ा है। और दूसरा आपको सोचना है यहाँ पे कि लाइट रे कैसे बेंड करेगा। लाइट रे का बेंड, मैं हिंट देके ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, अगले दिन क्लास में पहला सवाल यही डिस्कस करूंगा। दो लॉजिक आप लगाने की कोशिश करो, दोनों लॉजिक से ट्राई करो क्या होता है। ठीक है। नहीं अनुष्का गड़बड़ है। नहीं निधि, ट्राई अगेन। ठीक है, इसको एक बार ट्राई करें। मैं ये आपके लिए होमवर्क देता हूं, ये आपका ये क्वेश्चन इस टॉपिक पे है। ठीक है, इसको ट्राई करके आए अगले दिन, अगले दिन ट्राई करके आए, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। निखिल ने मुझे व्हाट्सएप पे इसका फिगर भेजा। निखिल मैं बता देता हूँ, बाकी क्वेश्चन ट्राई करके अगले दिन देखना। निखिल ने मुझे व्हाट्सएप भेजा है फिगर। नहीं निखिल गड़बड़ हो गया ना, तुमने बेंड नहीं किया ना। अगले दिन देखते हैं, अगले दिन तुम लोग बना के लाते हो कि नहीं। बच्चों हेडिंग डालो, सब लोग हेडिंग डालें। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस। प्लेन सरफेस खत्म हो गया, अब हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। और यहां पे आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जिसकी हम लोग बात करेंगे। हेडिंग डालें, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस। सब लोग हेडिंग डालो, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस। जल्दी सब लोग हेडिंग डालें, लेट्स कंटिन्यू। मैं आज चाहूंगा कि पहले
पहले आप इसको ठीक से समझने की कोशिश करो इस टॉपिक को, फिर जाके आगे लिखने की कोशिश करना, क्योंकि समझ जाओगे तो लिख भी लो। ठीक है, शुरू करें? शुड आई स्टार्ट? ओके बच्चों, चलो शुरू करते हैं। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। तो बच्चों हमने क्या लिया कि अभी तक हमने देखा कि प्लेन सरफेस रखा हुआ है और दो मीडियम्स हैं, तो लाइट कैसे ट्रांसफॉर्म होगा, कैसे लाइट का कैसे अपरेंट पोजीशन चेंज होगा। अब हमने सरफेस प्लेन नहीं ले लिया है, एक स्फेरिकल सरफेस ले लिया। और स्फेरिकल सरफेस कभी भी लेते हो तो इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म आ जाता है, वो आ जाता है इसका आरओसी, इसका आ जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो ऑब्वियसली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, होगा ही होगा। ठीक है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर आता है तो इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर भी आ ही जाएगा, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। और इसका लेंथ भी आर होता है, हम जानते हैं। तो हमने क्या रखा कि मान लीजिए हमने देखा कि लाइट इस स्फेरिकल सरफेस के एक तरफ मेरा जो मीडियम है वो है μ1, और दूसरे तरफ मेरा मीडियम है μ2। यानी ये स्फेरिकल सरफेस है, ये मीडियम को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, μ1 और μ2। तो क्या होगा, तो मैंने कहा कि मान लीजिए हमने इस सरफेस के सामने में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। हमने क्या लग दिया, एक ऑब्जेक्ट रख दिया। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, अब इससे जब लाइट रे निकलेगा, जब लाइट रे निकलेगा इससे कुछ इंसिडेंट होगा, ऐसे लाइट रे क्या होगा, इंसिडेंट होगा। अब लाइट रे कभी भी इंसिडेंट होता है तो आप पाथ को बनाने के लिए सबसे पहला काम करते हो, वो ड्रॉ करते हो नॉर्मल। तो नॉर्मल कहां से ड्रॉ करें बच्चों, बताओ एवरीवन, नॉर्मल कहां से ड्रॉ करें, बोलो। हाँ बिल्कुल सही निकल, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये हो गया आपका नॉर्मल, नॉर्मल ड्रॉ हो गया। अब बात आती है कि ये मेरा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये मेरा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया तो लाइट को किधर जाना है, लाइट मान लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि लाइट रेयरर से डेंसर जा रहा है। अगर लाइट रेयरर से डेंसर जा रहा है तो क्या वो नॉर्मल की तरफ बेंड नहीं करेगा क्या? अगर लाइट मेरा रेयरर टू डेंसर जा रहा है, मान लिया, तो लाइट अगर ऑब्वियसली या तो टुवर्ड्स जाएगा या तो अवे जाएगा। तो मैंने मान लिया कि मान लीजिए लाइट मेरा रेयरर से डेंसर जा रहा है, तो लाइट किधर बेंड करेगा, इट मस्ट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। तो अगर ये नॉर्मल की तरफ बेंड करना है तो ये कैसे बेंड करेगा, देखते हैं। क्या ये अपने नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा, तो क्या कुछ ऐसा बेंड करेगा क्या? तो क्या हम कह सकते हैं कि मेरा जो इमेज बन रहा है वो कुछ यहां बन रहा है? ऑब्जेक्ट सी और ई, क्या ये आई, क्या ये तीनों डायग्राम आपको, तीनों चीजें क्या ये क्लियर हैं क्या? सब लोग बच्चों बताओ, क्या ये बेसिक डायग्राम क्लियर है क्या? मैंने एक स्फेरिकल सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट का लाइट इंसिडेंट किया, सरफेस पे नॉर्मल बनाया, नॉर्मल से आई देखा, फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखे और एक फिगर को बनाया। कि अगर ये क्लियर है तो आप इस फिगर को जल्दी से बना लो, तब हम आगे बात करेंगे। सब लोग, हमने सिर्फ देखा प्लेन सरफेस, प्लेन सिंपल प्लेन सरफेस से कैसे इमेज बनता था हमने देखा था। अब हम स्फेरिकल सरफेस से देख रहे हैं कि आखिर इमेज कैसा बनेगा।
लिख लिया, ड्रॉ कर लिया। देखते हैं रविशंकर अगले दिन। बच्चों यही डायग्राम बनाया है क्या आपने कि जब आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, जब आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, जस्ट वेट, जब एक ऑब्जेक्ट है आपके पास एक सेंटर ऑफ कर्वेचर है, आपके पास एक इमेज है, आपने ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ड्रॉ किया, आपने ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ड्रॉ किया, यही आपने बनाया है। बच्चों गौर से देखिएगा, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये ट्रायंगल अपने को दिख रहा है। मैं एक ट्रायंगल का नेम देता हूँ, ये नाम देता हूँ एम, और नीचे वाले परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर देता हूँ, उसका नाम देता हूँ एन। आप लोग भी ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, नाम दे दें एम एन। ठीक है, अभी एम एन ड्रॉ करने के बाद हमारे पास कुछ टास्क बचते हैं, देखते हैं वो क्या क्या टास्क है, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक डेरिवेशन है जिसको हम लोग ऑर्डर में करेंगे। जल्दी इतना इतना कर लो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। चलो शुरू करते हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले लेते हैं tan एंगल MON। ठीक है, पहला ट्रायंगल लेने वाले हैं tan एंगल MON। ठीक है, tan एंगल MON, इसकी वैल्यू अगर आप गौर से देखें तो क्या आप लिख सकते हैं, क्या परपेंडिकुलर MN बाई, या एक काम करते हैं, रुक जाओ, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, हम सारे एंगल्स का कुछ नाम दे देते हैं, एग्जांपल दे देते हैं, ये नाम दे देते हैं, ये नाम दे देते हैं, मान लेते हैं अल्फा। ठीक, ये नाम दे देते हैं हम लोग कुछ बीटा, और ये नाम दे देते हैं कुछ गामा। तीन एंगल्स बन रहे हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग बच्चों tan अल्फा के साथ। tan अल्फा इज इक्वल टू, tan अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस होगा, तो क्या लिख सकते हैं, mn बाई on लिख सकते हैं क्या, करो खाली। tan बीटा, देखो गौर से, क्या आप tan बीटा इक्वल्स टू लिख सकते हैं क्या, mn बाई cn। और तीसरा, क्या आप लिख सकते हैं क्या, tan गामा इज इक्वल टू mn बाई ni। जल्दी सब लोग बच्चों गौर से देखिए, आप गौर से देखिए, मैंने इस तीन इक्वेशंस लिखे हैं, tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा। मैंने लिखा है tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा। जल्दी इसको लिखिए। बहुत सिंपल तरीके से मैं इसका डेरिवेशन कर देता हूं। इसका एनसीईआरटी में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, मैं थोड़ा सिंपल तरीके से करने की कोशिश करता हूं। मैंने क्या ले लिया, मैंने तीनों नीचे वाले एंगल्स को मान लिया, अल्फा बीटा और गामा, tan अल्फा tan बीटा tan गामा हमने ले लिया। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा आगे आते हैं, हम लोग एक लाइन लिखते हैं, एज angles are very small, as angles are very small, as angles are very small, tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा नहीं हो जाता है क्या बच्चों, याद करो tan थीटा का वैल्यू क्या ऑलमोस्ट थीटा होता है, तो क्या इस हिसाब से लिखें क्या, अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा, mn बाई on, बीटा इक्वल्स टू क्या होगा, mn बाई cn, और गामा इक्वल्स टू कितना होगा, लिखो mn बाई ni। फिगर क्लियर होगा तो क्वेश्चन भी क्लियर जाएगा। आपने अल्फा बीटा और गामा के बीच का रिलेशनशिप निकाल लिया है। ठीक है, यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत है पूछ लो, क्योंकि अब डेरिवेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड करने वाला हूं मैं।
यहां तक किसी को भी दिक्कत है? मैंने बोला tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा लिया। अब मैंने अल्फा, बीटा और गामा लिया, उन तीनों का इक्वेशन का नंबरिंग कर दो 1 2 3, क्योंकि बाद में अपने को यूज करना होगा इसको। बाद में इनको यूज भी करना है, तो आप नंबरिंग कर दो। ठीक है, लिख लिया सबने? जस्ट अपडेट लिख लो तो बताओ। एक लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। बच्चों गौर से देखो, मैं ले रहा हूं बड़ा वाला ट्रायंगल। ध्यान से देखना कौन सा ले रहा हूं, इन ट्रायंगल एमओसी। गौर से देखो, मैं एमओसी ले रहा हूं। अगर इस ट्रायंगल एमओसी को देखोगे, लगता है पर है नहीं। अगर इस बड़े वाले एमओसी ट्रायंगल को देखोगे, तो एमओसी को देखते हो तो आपके एमओसी कैसा दिखता है? गौर से देखो आप लोग। एमओसी में आपका दिखता है कि ये वाला एंगल आपका अल्फा है, ये वाला एंगल आपका बीटा है, और बाहर का एक्सटीरियर एंगल आपका क्या है? आई है। तो क्या इस लिहाज से हम नहीं कह सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा? बोले बच्चों, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि I इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा? ट्रायंगल को गौर से देखो आप, एमओसी ट्रायंगल, आप खुद के कॉपी में देखो क्या है। क्या आई एंगल जो है, क्या वो एक्सटीरियर एंगल नहीं है अल्फा और बीटा के लिए? अगर आई जो एंगल है, क्या वो एक्सटीरियर एंगल है अल्फा अल्फा के लिए, अल्फा बीटा के लिए? अब बात करो आगे, इन ट्रायंगल छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल एमसीआई, एमसीआई, क्या सेम चीज ये आप नहीं लगा सकते हो कि जो बीटा का एंगल, जो बीटा है, इज इक्वल टू आर प्लस गामा? ये जो बीटा है वो आर प्लस गामा है, क्योंकि बीटा भी एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स ट्रायंगल में। अगर आप देखना चाहते हो बीटा, गामा और आर के बीच का रिलेशनशिप, तो आप चेक कर लो एक बार, क्या ट्रायंगल में ये आर है, ये आपका गामा है, तो क्या ये आपका बीटा नहीं हो जाएगा? बोलिए। ट्रायंगल देखो आप खाली, इन ट्रायंगल एमसीआई, तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गए। आई का भी आ गया और हमारे पास उस हिसाब से आर भी आ गया। आर इक्वल्स टू कितना होगा? आर इक्वल्स टू होगा बीटा माइनस गामा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। हमने ले लिया, इसको इक्वेशन नाम दे दिया 3, इसको नाम दे दिया 4, और इसको नाम दे दिया इक्वेशन 5। क्या किसी को भी दिक्कत है इसमें तो बताओ। हमने आई और आर दोनों की वैल्यू अल्फा, बीटा एंड गामा के टर्म्स में निकाल लिया। अब आता है हमारा स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ स्नेल्स लॉ कहता है कि साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू म्यू टू बाई म्यू वन। क्लियर है? साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू म्यू टू बाई म्यू वन। तो हम लिख सकते हैं यहां पे म्यू वन इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन आर। क्योंकि हम जानते हैं कि एज वी नो कि एंगल जो है बहुत छोटा है, तो साइन आई का वैल्यू जो होगा वो ऑलमोस्ट इक्वल टू आई होगा, और साइन आर का भी जो वैल्यू होगा वो ऑलमोस्ट इक्वल टू आर होगा। एंगल बहुत छोटा है तो हम तो पहले से जानते हैं ना कि छोटा है तो कुछ इतना ही होगा। तो इस हिसाब से तो आप लिख सकते हैं कि म्यू वन इंटू आई इज इक्वल टू म्यू टू इंटू आर। कोई दिक्कत नहीं है, डेरिवेशन खूब आता है एग्जाम में। म्यू वन इंटू आई इक्वल्स टू म्यू टू इंटू आर। अगर मैं इस लिहाज से देखूं तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, 4 और 5 इक्वेशन से क्या मिलता है अपने को? आई और आर की वैल्यू मिलती है।
अपने को आई और आर का वैल्यू मिलता है, और क्या मिलता है, μ1, आई का वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू μ2, आर का वैल्यू क्या है, बीटा माइनस गामा। इज दिस क्लियर? क्या हमने आई और आर का वैल्यू पुट कर दिया क्या अल्फा बीटा के टर्म्स में? और आई और आर का वैल्यू जैसे ही आपने पुट किया तो अब आपको देखना चाहिए इक्वेशन 1 2 3 को, जहां पे आपको अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू पता है। तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशंस 1 2 एंड 3। पहले 3 इक्वेशन से क्या निकल के आता है, गौर से देखिए आप लोग। फर्स्ट 3 इक्वेशन से देखिए, फर्स्ट 3 इक्वेशन से आता है कि μ1, अल्फा का वैल्यू कितना था, अल्फा का वैल्यू था mn बाई on, प्लस बीटा का वैल्यू था mn बाई cn, इक्वल्स टू μ2, म्यू टू कितना था, और म्यू2 का देखें आर में कितना था मेरे पास, बीटा माइनस गामा क्या आ रहा है, mn बाई cn माइनस गामा का वैल्यू था mn बाई ni। सब लोग यहां तक साफ साफ लिख ले, पहले डेरिवेशन है, ठीक से लिखो सब लोग इसको। अब हम लोग इसको डिराइव कर लेंगे अंत में। सब लोग इसको साफ साफ लिखें। Derivation will be continued in the next page। ठीक है, स्क्रीन थोड़ा जूम कर दूं, काय का जूम, कहां जूम करना है भाई? क्या क्या दिक्कत आ रही है बताओ? ऊपर का देखना था तो ऊपर का देखो। चलो जल्दी नोट करें सब लोग, जल्दी नोट करें सब लोग। हम लोग अब एंगल पूरी तरह रिप्लेस कर चुके हैं। सबसे पहला आई आर में रिप्लेस किया, और आई आर को हमने अल्फा बीटा में रिप्लेस किया, और अल्फा बीटा को भी साइड्स में रिप्लेस कर दिया। अब हमें सिर्फ वैल्यू पुटिंग करनी है। सब लोग अपनी कॉपी में देखना कि ON क्या है, CN क्या है, और NI क्या है। यही 3 टर्म्स आए हैं यहाँ पे ना अपने पास यही 3 टर्म्स आए हैं ना, यही 3 टर्म्स आए हैं अपने पास। क्योंकि mn तो हर जगह कैंसिल ही हो जाएगा, mn का तो दिमाग लगाना नहीं है। तो अपने पास पहला टर्म है ON, दूसरा टर्म है CN, और लास्ट टर्म है NI। सब लोग गौर से देखें, आपके रे डायग्राम में क्या ON जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है क्या, तो क्या -u लिख सकते हैं। CN, क्या C पॉजिटिव है तो क्या +R लिख सकते हैं। NI इमेज है, तो क्या इमेज पॉजिटिव साइड है तो क्या +V लिख सकते हैं। साइन स्कीम देखें सब लोग, UVF नहीं होता आकाश, यहाँ पे R ले रहे हैं हम लोग, फोकल लेंथ का तो कोई बात ही नहीं है। हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात कर रहे हैं। NI इमेज कितने दूर है, तो इमेज रेडियस ऑफ कर्वेचर के दूर है। बोलिए क्लियर है क्या? इमेज कितना हो गया, एट +V,
साइन कन्वेंशन को देखो ना एक बार, साइन कन्वेंशन को देखो गौर से। ऑब्जेक्ट आपका कितनी दूर है, ओ से लेके एन तक की दूरी कितनी है, यू है। नेगेटिव में एन से सी तक का दूरी कितना है, आर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव पॉजिटिव में, यहां से लेके इमेज का दूरी कितना है, वी है पॉजिटिव में। तो आपने क्या लिख दिया, आपने साइन कन्वेंशन लगा दिया। अब क्वेश्चन खत्म है, अब यहीं से शुरू करते हैं। आपने तीनों साइन कन्वेंशन लगा लिए, कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। अब लिखते हैं हम लोग μ1 1 बाई ओ एन, यानी कितना हो जाएगा, -1 बाई यू प्लस 1 बाई सी एन आर इक्वल्स टू μ2 1 बाई आर माइनस 1 बाई इमेज कितना है मेरा, 1 बाई इमेज, इमेज का कितना हो जाएगा, 1 बाई वी। सॉल्व करते हैं, -μ1 बाई यू प्लस μ1 बाई आर इक्वल्स टू μ2 बाई आर माइनस μ2 बाई वी। क्या लिख रहा है, एन तो सेकेंड मीडियम में हो जा रहा है, समझा नहीं, एन सेकेंड मीडियम में हो रहा है, एन 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 कोई दिक्कत नहीं। एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आर्यन, आर्यन एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। एन को आप मान लो कि वो ऑलमोस्ट वो पोल के बराबर, इतने डेरिवेशन किए हैं, पहले ध्यान नहीं दिया कि परपेंडिकुलर जो हम बनाते थे वो परपेंडिकुलर ऑलमोस्ट मानते थे कि कहां पे है, इसके पोल पे ही है। मिरर में याद करो, एन जो हमने लिया है वो हम ऑलमोस्ट मान सकते हैं कि ऑलमोस्ट क्या है, वो पोल पे ही है या उसके सेंटर पे ही है। अब गौर से डेरिवेशन देखो, हम लोग v वाले को इधर लेके आते हैं एक साइड में, तो क्या हो जाएगा, μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई r। दिस इज द फॉर्मूला, यही है फॉर्मूला हमारा। एक स्फेरिकल सरफेस से लाइट कितने, इमेज कितने दूर बनेगा, इसका फॉर्मूला है μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। स्टार मार्क लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई r। ये पूरा डेरिवेशन ध्यान से दोबारा प्रैक्टिस करके आना। किसी भी स्फेरिकल सरफेस से कैसे बनेगा, अगर मैं इसका सिंपल सी बात करूं तो एक स्फेरिकल सरफेस अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसका r है, अगर इसके इधर में आपने ऑब्जेक्ट रखा है और उसका डिस्टेंस अगर मान लीजिए u है, इमेज जो बनेगा मान लेते हैं जिसका डिस्टेंस क्या होगा, v होगा, तो u और v के बीच रिलेशनशिप है μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई r। सिंपल फॉर्मूला कि अगर आपका स्फेरिकल सरफेस है तो इस तरह का इमेज फॉर्मेशन आपका होगा। किसी को भी कोई दिक्कत है पूछ लीजिए, ये फॉर्मूला है, डेरिवेशन है, डिराइव कर लीजिए सब लोग। और ये फॉर्मूला याद भी रहना चाहिए, ये फॉर्मूला याद भी होना चाहिए अपने को, सिर्फ ये नहीं डिराइव कर लिया। डेरिवेशन को पूरा समझो, प्रोसेस को। एक और डेरिवेशन आएगा इस तरह का, दो बड़े डेरिवेशंस हैं जो अपने को हमेशा दिमाग में रखने होते हैं। बाकी कोई डेरिवेशन बहुत बड़ा नहीं है इस चैप्टर में। रे अगर देखें तो मिरर फॉर्मूला भी बहुत बड़ा डेरिवेशन नहीं है, यही एक बड़ा डेरिवेशन है। इकलौता सबसे बड़ा डेरिवेशन है, इसको पूरी तरह से समझ ले आप ठीक से। किसी को कोई भी दिक्कत है आप पूछो, मैं बैक जाके बताता हूं। Go ahead and ask your doubt. हो गया। अब बच्चों एक बात तो अपन समझ गए कि अगर स्फेरिकल सरफेस रिफ्रैक्शन होगा तो इमेज फॉर्मूला हमें कुछ ऐसा लगाना पड़ेगा। अगर ये समझ में आ गया है तो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन भी करते हैं।
एक क्वेश्चन भी ट्राई करते हैं। सब लोग बच्चों, एक और चीज हम मिस कर रहे हैं यहाँ पे कि इमेज तो कहाँ बनेगा, समझ में आ गया। एक और फॉर्मूला है, याद रखिएगा, मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन, इसमें भी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद रखते हैं हम लोग। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है बेसिकली v बाई म्यू टू डिवाइडेड बाई u बाई म्यू वन। याद रखिएगा, सीधा सीधा v बाई म्यू टू डिवाइडेड बाई u बाई म्यू वन, सीधा फॉर्मूला है। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन से ही पता चलेगा साइज ऑफ इमेज, ये भी याद रखिएगा। इज इक्वल टू, और भी होता है, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ट्राई करें क्वेश्चन को। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी लिख लें कॉपी में। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी लिख लें। क्वेश्चन को ट्राई करें, क्वेश्चन को ट्राई करें, देखें ऑब्जेक्ट किस मीडियम है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, 1 2 लेना। 1 और 2 लीजिए पहले। इस क्वेश्चन में गौर से देखिए आप, इस क्वेश्चन में आपका ऑब्जेक्ट इस मीडियम में रखा हुआ है। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका जो म्यू1 है, ऑब्जेक्ट का मीडियम जो है वो आपका है 2 है, और आपका जो ऑब्जर्वर का मीडियम है वो 1 है। पहली गलती यही कर देंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट 2 में है तो 1 वाला क्या हो जाएगा, 2। क्लियर है? अब अगला आते हैं, हमेशा ऑब्जेक्ट को 1 और इमेज को 2 मानते हैं। अब इसके बाद आते हैं मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर। निखिल क्या रिपीट करूं बताओ? मैंने बोला निखिल कि ये जो मेरा ऑब्जेक्ट दिख रहा है ये किस मीडियम में है, ये 2 मीडियम में है क्या? तो इसका जो इस केस में जिसके जहां पे ऑब्जेक्ट होता है उसको क्या मानते हैं हम लोग, मीडियम 1। ठीक है, तो दूसरे वाले को क्या मानते हैं, मीडियम 2। तो उस हिसाब से रेडियस ऑफ कर्वेचर को अगर आप देखिएगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑब्वियसली क्या है, प्लस। प्लस में है रेडियस ऑफ कर्वेचर। प्लस कितना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में अगर आप गौर से देखें तो आपका u भी दिया हुआ है, साइन कन्वेंशन के हिसाब से u भी कितना है, प्लस 30 सेंटीमीटर। अगर इतना कुछ दिया हुआ है तो क्या v नहीं निकाल लीजिएगा? क्या ये म्यू2 बाई वी माइनस म्यू1 बाई यू इक्वल्स टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर नहीं निकल जाएगा? क्वेश्चन को गौर से देखिए। नहीं, ऑब्जेक्ट वर्चुअल का है अदर्स, ऑब्जेक्ट तो रियल है, लिक्विड के अंदर है, वर्चुअल का है। आकाश तुम्हारा v आया होगा ना, u तुमने निकाल लिख दिया है वैल्यू। हिमांश 60 सेंटीमीटर, रिया सबका 60 सेंटीमीटर आ रहा है। होपफुली करेक्ट होगा, होपफुली करेक्ट होगा। मैं देख लेता हूं एक बार। म्यू2 का वैल्यू कितना है मेरा, म्यू2 का वैल्यू मेरा कितना है, 1 बाई वी निकालना है, माइनस म्यू1 कितना है, 2 बाई यू कितना है, 30 इक्वल्स टू म्यू2 माइनस म्यू1 कितना होगा, 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 2 माइनस 1 बाई आर। आर कितना है मेरा, 20। 1 बाई वी ये मेरा क्या हो जा रहा है, 15 हो जा रहा है, माइनस 1 बाई 15 इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 20। इसलिए यहां से देखें तो 1 बाई वी इक्वल्स टू 1 बाई 15, इधर प्लस आ जाएगा, माइनस 1 बाई 20। एलसीएम 60 हो जाएगा, 15 4 जा 23 जा, तो 1 बाई 60।
मेरा जो इमेज आ रहा है v का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है +60 सेंटीमीटर। क्या आप सब लोग इससे एग्री करते हैं? डू यू एग्री? क्या क्या आ रहा है क्या? क्या v क्लियर है क्या? v 60 सेंटीमीटर। v मेरा आया है 60 सेंटीमीटर। अब देखो कि क्या हमने अलग किया है। जस्ट चेक इट। हो गया? राघवेंद्र आया सबने? राघवेंद्र, आदर्श, सिद्धांत, सिद्धांत सो रहे हो क्या? नॉट गॉट एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम यू। त्रिपुरारी हुआ क्या? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। स्लाइड थोड़ा सा ऊपर। क्यों, क्या हुआ? अच्छा, तुमको साइज ऑफ ऑब्जेक्ट देखना होगा, समझ गया। देख, हाँ। अब अगला काम अपना क्या है? इमेज का साइज कभी पूछे तो बिना मैग्निफिकेशन का आप नहीं निकाल सकते हो। जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का तो फॉर्मूला हम जानते हैं ना, क्या होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन पर देख लो तो बच्चों बताओ। मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू कितना होगा? v बाई यू। v कितना है? 60 बाई μ2 1 है। μ1 कितना आया था मेरा? 30 बाई कितना था? 2 है। मैग्निफिकेशन तो मेरा 60 बाई 15 आ रहा है, 4 आ रहा है मेरा मैग्निफिकेशन। +4 आ रहा है। तो +4 आने का मतलब कि प्लस इमेज क्या होगा? इरेक्ट होगा। इमेज क्या होगा? इरेक्ट होगा। अब आते हैं हम लोग, अब हम लोग आते हैं लास्ट पॉइंट पे आते हैं, वो अपना साइज ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू होता है मैग्निफिकेशन। अब हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेरा क्या है? 1 मिलीमीटर। शायद मैं चेक कर लेता हूं एक बार। 1 मिलीमीटर है। मिलीमीटर में आते हैं ना। 1 = 4। इसका मतलब है हाइट ऑफ इमेज विल बी 4 millimeter. Is this clear to all of you? Is it clear? Is it clear? अगर ये क्लियर है तो आप अगला सवाल भी कर सकते हैं। ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको करने की कोशिश करें। दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। आज का आखिरी सवाल होगा ये। करने की कोशिश करें इसको। इसको ट्राई करें। नेचर मतलब आनंद, आनंद नेचर में मैंने देखो क्या किया है। नेचर में मैंने, आपको लग रहा होगा कि मैंने तो यहाँ पे रियल वर्चुअल देखा ही नहीं, है ना। रियल वर्चुअल देखा ही नहीं। मैं रियल वर्चुअल देखने के लिए मैं सिंपल सा चाहता हूँ कि रे डायग्राम बना लेते हैं। रे डायग्राम के बिना रियल वर्चुअल बता पाना ठीक नहीं। सिर्फ मैग्निफिकेशन इज नॉट द क्राइटेरिया टू टेल रियल एंड वर्चुअल। इस बात पे खास ख्याल रखें कि एक रे डायग्राम बना लें, बेहतर होगा। ठीक है, जरूर, बिल्कुल निधि, निधि बिल्कुल भी नहीं। रियल वर्चुअल का अंदाजा आप सिर्फ इस पे नहीं लगा सकते हैं कि इमेज जो है क्या, कि आपका मैग्निफिकेशन प्लस आ रहा है। लेंस में ठीक है, लेंस वगैरह में ठीक है, जहां पे ऑब्जेक्ट हमेशा बाहर ही रहता है। लेकिन नॉर्मल स्फेरिकल सरफेस में नेवर से रियल और वर्चुअल ओनली द बेसिस ऑफ कि वो प्लस मैग्निफिकेशन आ गया। जस्ट फॉर्म ए रे डायग्राम, एक रे डायग्राम बना के सॉल्व कर लेते हैं। ये लेंस में चलेगा, ये मिरर में चलेगा, हर जगह ये स्फेरिकल, इस नॉर्मल सरफेस पे नहीं चलेगा ये। ठीक है, सब लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। 2 कंडीशंस हैं इसमें, इसको ट्राई करें सब लोग।
लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, सब लोग ट्राई करें इसको। ऑब्जर्वर ए से पहले देखो, नॉर्मल केस स्फेरिकल सरफेस है। ऑब्जर्वर बी से देखोगे प्लेन सरफेस है। दोनों फॉर्मूला रिवाइज करो, टॉपिक आज का खत्म। आरओसी 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्या आपका सवाल है? ऑब्वियसली डायमीटर दिख रहा है। हाँ आनंद, पर 20 सेंटीमीटर है ना आनंद, 10 कैसे? पर आप नहीं, सॉरी डायमीटर 20 है, सॉरी ठीक है, डायमीटर 20 है, आर 10 होगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट की तरफ बढ़े। फर्स्ट पार्ट में जो ऑब्जर्वर है वो स्फेरिकल सरफेस के पास के तरफ है, उसको उसके लिए स्फेरिकल सरफेस वाला ही सारा केस लगेगा। आपको करना क्या क्या होता है क्वेश्चन में, μ1 μ2 r u, इतनी चीजें आपको लिखनी है। कोई बताएगा मुझे μ1 क्या लें? कोई ज्ञान देना चाहता है कुछ? आनंद कह रहा है 1.5, क्योंकि ऑब्वियस बात है ऑब्जेक्ट को 1.5 की तरफ रखें, ठीक बात है। μ2 क्या ले रहे हो? क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, नहीं हो रहा है तो मेरा हेल्प करो, या तो खुद करो। आनंद ने कहा 2μ1 ले। आनंद क्यों? लेकिन ऑब्जर्वर ए वाला जो है वो इस तरफ है, तो मैं उधर क्यों जाऊं? मैं तो इधर जाऊंगा ना, कि ऑब्जर्वर का मीडियम क्या है, 1 ना। यहां पे आप ध्यान दो, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑब्वियसली क्या है मेरा, प्लस 10 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो डायमीटर दिया हुआ है 20। अब आते हैं लास्ट में, आते हैं यू। यू कितना दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, तो ऑब्जेक्ट दूरी पे है रेडियस के बराबर। ऑब्जेक्ट तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पे ये कितना है, 10 सेंटीमीटर पे ही है। सॉल्व करिए, अब फॉर्मूला लगाइए, μ2 by v minus μ1 by u equals to μ2 minus μ1 by r. यूज द फॉर्मूला, μ2 by v है 1 by v निकालना है, माइनस 1.5 by u है, 1.5 माइनस 0.5 हो जाएगा, सॉरी मेरी गलती, माइनस 0.5 हो जाएगा, बाई रेडियस कितना हो जाएगा 10। सॉल्व कर लीजिए, 1 by v is equal to 1.5 by 10 minus 0.5 by 10, which will be equal to 1 by 10। फाइनली कितना हो गया, v equals to plus 10 centimeter। Is this clear to all of you? पर दिव्यांशु आपने 20 कैसे बोला और -10 कैसे आया? एक बार चेक करें, क्या आप कोई गलती तो नहीं कर रहे? सब लोग चेक करो, 10 सेंटीमीटर दूसरे का आनंद देखते हैं। दूसरे का बच्चों उस तरफ मेरा प्लेन सरफेस है, स्फेरिकल है ही नहीं। उस केस में अगर मुझे लिखना होगा कि मेरा μ1, मैं तो आपको एक और बड़ी एग्जांपल देता हूं, उसको भी स्फेरिकल सरफेस मानो, उसको भी स्फेरिकल सरफेस मानो, और अब μ1 का वैल्यू लिखो 2, μ2 का वैल्यू लिख लो 1। बस रेडियस ऑफ कर्वेचर को ले लो इंफिनिटी। याद रखिएगा प्लेन सरफेस भी एक तरीके का स्फेरिकली है। आर क्या हो गया, इंफिनिटी, और यू आपका कितना हो गया,
u हो गया 20 सेंटीमीटर पे है, -20 सेंटीमीटर पे u है मेरा। मान लीजिए इस तरफ है तो -20 लगा दीजिए फॉर्मूला, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई, सबको स्फेरिकल मान लो ना, खत्म ही करो इसको। क्या लिख लोगे, μ2 माइनस μ1 बाई आर, लगा लेते हैं ना, μ2 बाई वी 2 बाई वी माइनस 1 बाई -20 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 बाई रेडियस कितना है, रेडियस इसका है इन्फिनिटी, 0 हो गया। 2 बाई वी प्लस 1 बाई 20 इज इक्वल टू 0। 2 बाई वी इक्वल्स टू -1 बाई 20, क्या ये v इक्वल्स टू -40 सेंटीमीटर आ रहा है क्या, चेक करो। माय मिस्टेक, मेरी गलती, हमने यहां पे फॉर्मूला उल्टा ले लिया, हमने μ1 μ2 गलत ले लिया था, मेरी गलती। हमने ले लिया μ2 1 बाई वी होना चाहिए था, -2 बाई u होना चाहिए था, u कितना था -20 इज इक्वल टू 1 बाई इंफिनिटी, जो भी है इंफिनिटी हो जाना चाहिए था। 1 बाई वी प्लस 1 बाई 10 इक्वल्स टू 0, तो v इक्वल्स टू कितना हो गया, -10 सेंटीमीटर। इज दिस क्लियर नाउ? बिल्कुल सही है। क्या सबको समझ में आ गया है ये? मैं समझाना क्या चाहता हूं, हर प्लेन सरफेस भी एक तरीके का स्फेरिकल सरफेस ही है, खाली उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, इन्फिनिटी है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कल मिलेंगे तो लेंस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, लेंस पे हम लोग बात करेंगे और ज्यादा, ठीक है? ओके बच्चों, चलो विल मीट टुमारो, ठीक है? कल हम लोग मिलेंगे तो लेंस पे बात करेंगे, उसके बाद मैं आपको फ्रेश सेट ऑफ क्वेश्चंस दूंगा बनाने के लिए, ठीक है? दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। कल फर्स्ट 15 मिनट अगर किसी को डाउट्स वगैरह पूछना हो तो पूछ सकते हो, डिस्कशन में रखूंगा। आज के लिए इतना ही, अपने डाउट्स कल फर्स्ट 10 मिनट्स के लिए रखना। ओके बच्चों, चलो, हैव अ नाइस डे। निधि, कल 15 मिनट पहला डाउट्स के लिए रखेंगे। ओके चलो, बाय।